जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू किए थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स, जिसमें हम अभी फिजिक्स को लेकर चल रहे थे। 7 क्लास कंप्लीट हो चुका था, है ना। आज होगा क्लास नंबर 8। ठीक है, देखिए आज का जो सबसे पहला क्लास है उसका पहला सवाल है, सर स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब के बल को परिभाषित करें। आप समझ रहे हैं, स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब के बल को परिभाषित करें। आप लोगों ने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा सर, कूलम्ब। क्या सुना होगा? कूलम्ब। बात समझ रहे हैं। इन्होंने प्रयोग किया, तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, दो आवेशों को क्या कर रहे हैं, दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2। बात समझ रहे हैं, है ना। तो अगर ये दोनों आवेश मान के चलिए, अगर दोनों जैसे प्लस हो, या फिर ये भी क्या दोनों प्लस हो, या फिर हम करें दोनों क्या हो, माइनस हो, दोनों आवेश क्या हो, माइनस हो। तो इन्होंने ये पाया कि जैसे ही हम दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर लाते हैं और दोनों की प्रकृति जो है एक समान हो, अर्थात दोनों आवेश जो है स्वजातीय हो। जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस है तो माइनस है, तो इस दौरान क्या होता है, दोनों के बीच जो है विकर्षण बल कार्य करता है। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेल देता है। बात समझ रहे हैं। या फिर क्या किया इन्होंने, उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या किया कि एगो प्लस क्यू ले लिया और एगो माइनस क्यू ले लिया। तो अगर ये विजातीय आवेश लिया तो इनके बीच क्या कर रहा है, इनके बीच भी बल कार्य कर रहा है, लेकिन यह बल कैसा था, आकर्षण बल था, है ना। मतलब अगर स्वजातीय आवेश रहेगा फिर भी दोनों आवेशों के बीच बल कार्य करेगा, और जब दो विजातीय आवेश रहेगा फिर भी दोनों के बीच बल कार्य करेगा। फर्क इतना है, इसमें जो है विकर्षण बल कार्य करेगा। इसमें क्या करेगा, विकर्षण बल, और इसमें जो है कार्य करेगा सर आकर्षण बल। इसी आकर्षण और विकर्षण बल को बाबू कहते हैं कूलम्ब का बल या स्थिर विद्युत बल। बात समझ रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, जब दो स्वजातीय मान जैसे ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। जब दो स्वजातीय अथवा विजातीय आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर, कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब का बल कहते हैं। बात समझ रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब का बल। अब देखिए, जब आवेश जो है क्या कर रहे हैं, जब आवेश स्वजातीय होगा तो उनके बीच जो है विकर्षण बल कार्य करेगा, मतलब एक दूसरे को धकेलेगा, ठीक है। लेकिन जब आवेश जो है विजातीय माने अलग अलग हो, जैसे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो उसके बीच जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। बात समझ रहे हैं। इसी आकर्षण और विकर्षण बल को बाबू कहते हैं कूलम्ब का बल या स्थिर विद्युत बल, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब दो स्वजातीय या विजातीय आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब का बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक दो को बात और याद रखिएगा। कूलम्ब का बल जो है एक केंद्रीय बल है। कूलम्ब का बल क्या है, केंद्रीय बल है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, इसी आधार पर क्या कर रहे हैं, इसी प्रयोग के आधार पर कूलम्ब ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। इसी नियम के आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर कूलम्ब ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आवेश है। यहाँ पर आवेश जो है ये है Q1 और यहाँ पर जो आवेश है सर यहाँ है Q2, ठीक है। अब इस दोनों आवेशों को इन्होंने कुछ दूरी पर रखा, तो मान के चलिए R दूरी पर रखा, Q1 और Q2 को R दूरी पर रख दिया, है ना। तो चाहे आवेश स्वजातीय हो या आवेश विजातीय हो, दोनों स्थिति में दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निश्चित रूप से कार्य करेगा। तो मान लेते हैं यह कार्य कर रहा है F, जिसे हम क्या बोले, कूलम्ब का बल, है ना। तो कूलम्ब चच्चा का कहना था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात F दोनों आवेशों के परिमाण के, तो पहला आवेश कितना मेरे भाई, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता। बात समझ रहे हैं। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, ये कहना किनका था? ये कहना था सर कूलम्ब चचा का। अब उसके बाद इन्होंने एक और बात बोला सर, क्या बोला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात F, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी, दूरी माने R है, के वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही दो गो बात किसने बोला था? कूलम्ब ने कहा था। ठीक है, देखिए आप क्या लिखे, ऊपर कीजिए तो करा स्थिर विद्युत्की में कूलम्ब ने दो नियमों का प्रतिपादन किया है जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला है सर, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अर्थात लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इस जगह लिख दीजिए अर्थात, अर्थात देखिए आप ये लिख दीजिएगा और ये फोटो साइड में बना दीजिएगा। ये फोटो पहले साइड में बनाइए, है ना, उसका अर्थात लिख के इस चीज को लिख दीजिए। अब दूसरा नियम देखिए क्या लिखा होगा सर, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, यहाँ पे लगने वाला कर दीजिएगा, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच के दूरी, मेरे भाई उनके बीच के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ, अगर आप जो है दोनों आवेशों के बीच के दूरी को बढ़ाओगे तो उनके बीच लगने वाला बल घटेगा। ठीक है, अगर दूरी को घटाओगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये बात किसने बोला था? ये बात बोला था कूलम्ब ने, है ना। तो ये बात बोला। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सर, कूलम्ब के नियम की क्या सीमाएं हैं? देखिए कूलम्ब के नियम की क्या सीमाएं? कूलम्ब का नियम जो है केवल बिंदुवत आवेशों पर ही अप्लाई होता है। अगर ये दोनों आवेश जो है बिंदुवत रहेगा तब ये नियम क्या होगा, लगेगा। दूसरा जो इसका मतलब सीमा है, अगर ये बहुत कम दूरी होगा, बहुत कम का मतलब वो इतना लगभग 10⁻⁻15 मीटर इतना से भी कम हो जाए तब यह नियम लागू नहीं होता। मतलब दो चीज हम बता रहे हैं, कूलम्ब का नियम केवल बिंदुवत आवेश के लिए ही मान्य है, अर्थात केवल बिंदुवत आवेश पर ही लगता है। और अगर ये दूरी बढ़ जाए, है ना, मतलब दूरी बढ़ जाए तब लगेगा, लेकिन अगर दूरी बहुत कम हो अर्थात 10⁻⁻15 मीटर से भी कम हो तब यह नियम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ऊपर कीजिए, देखिए क्या लिखे हैं, एक मिनट नीचे नीचे थोड़ा। कूलम्ब के नियम की क्या सीमा है? तो कूलम्ब के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है, कूलम्ब का नियम केवल बिंदुवत आवेशों पर ही लागू होता है। बात समझ रहे हैं? और दूसरा बात क्या, दूसरा तो बता दिए, अगर ये क्या कहते हैं इसके बीच का दूरी बहुत कम हो अर्थात 10⁻⁻15 मीटर से भी कम हो तो यह नियम लगता नहीं है। और तीसरा, यह केवल स्थिर आवेशों पर ही अप्लाई होता है। अगर ये आवेश स्थिर है, गति में नहीं है, तब ही अप्लाई होगा। अगर जैसे आवेश गति में चला आया तो कूलम्ब का नियम फेल कर जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। बात समझ गए? चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सर, विद्युतशीलता क्या है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमिटिविटी। ठीक ना, तो किसी माध्यम का वह गुण जिसे दो बिंदुवत आवेशों के बीच आरोपित करने से उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को परिवर्तित कर देता, विद्युतशीलता कहलाता। ऐसे समझिए इसको। जैसे मान के चलिए दो आवेश है Q1 और Q2, अगर इसके बीच विद्युतशीलता को अप्लाई कर देंगे तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात F का मान जो है परिवर्तित हो जाएगा। वही गुण जो है विद्युतशीलता कहलाता है। बात समझ रहे? अब देखिए विद्युतशीलता दो प्रकार का होता है। विद्युतशीलता क्या प्रकार का होता है सर? विद्युतशीलता होता है दो प्रकार का, समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर Q1 है, ठीक है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर है सर Q2। क्लियर है? तो इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। मान के चलिए F बल लग रहा है, ठीक ना। और दूसरा स्थिति ले रहे हैं सर, यहाँ पे मान लीजिए आवेश है Q1 और यहाँ पे है Q2, यहाँ पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच निर्वात या हवा माध्यम को लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं?
निर्वात या हवा माध्यम को आरोपित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद यहाँ क्या कर रहे हैं, हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम को आरोपित कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में यह माध्यम जो है ना, इस बल पर कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा। तो अगर निर्वात या हवा माध्यम को अप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो वहां पर जो बल पर प्रभाव पड़ेगा इसी को कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। लेकिन अगर दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम को रखा जाए तो वह माध्यम के प्रभाव को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता, या इसी को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को कहा जाता है पारावैद्युतांक। इसे क्या कहा जाता है? पारावैद्युतांक। अब हम बोल के सुनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब दो आवेशों के बीच हवा या निर्वात को रखा जाए तो वह माध्यम के प्रभाव को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है? लेकिन जब दो आवेशों के बीच हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम को रखा जाए तो वह माध्यम के प्रभाव को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ गए? देखिए यही बात लिखा। अगला सवाल देखिए, तो ऊपर कीजिए। अगला सवाल है सर, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित करें। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता में क्या लिखा है? देखिए, जब दो आवेशों के बीच हवा या निर्वात माध्यम को रखा जाए तो वहां माध्यम के प्रभाव को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। समझ गए? चलिए अब इसका देखिए सापेक्ष विद्युतशीलता। यह है सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है? जब दो आवेशों के बीच हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम को आरोपित किया जाए तो वह माध्यम के प्रभाव को सापेक्ष विद्युतशीलता या पारावैद्युतांक कहते हैं। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए आवेशों का सतत वितरण क्या समझेंगे हम लोग? आवेशों का सतत वितरण। जैसे मान के चलिए यह कोई सुचालक पदार्थ है जिसमें आवेश का वितरण हो सकता है। ठीक है? अगर हम कोई भी आवेश दिए और इस वस्तु पर एक समान रूप से आवेश को बांट देंगे, जितना भी आवेश हो अगर एक समान रूप से वितरित कर दिए तो इसे ही कहते हैं सर आवेशों का सतत वितरण। बात समझ रहे हैं? बोलो के सुनाते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेशों को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो इसे ही आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। है ना? देखिए क्या लिखे हैं। जब किसी वस्तु पर आवेशों को एक समान रूप से वितरित किया जाए तो ऐसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। ठीक है? अब देखिए आवेशों का जो सतत वितरण होता है मेरे भाई, ये होता है 3 तरह का। क्या तरह का होता है? 3 तरह का। सबसे पहला आता है रैखिक आवेश वितरण। पहला क्या आता है? रैखिक आवेश वितरण। सही है? दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है? और तीसरा होता है बाबू आयतनीय आवेश वितरण। तीसरा क्या होता है? आयतनीय आवेश वितरण। समझ रहे हैं? अब देखिए रैखिक आवेश वितरण क्या हुआ। जैसे मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है? और ये इसका क्या हुआ? लंबाई। ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? लंबाई है। बात समझ रहे हैं? और इस पर क्या कर रहे हैं हम सर? प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। इस पर कितना आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश इसके लंबाई के परिता इस तरह से वितरित हो जाए तो इसे ही कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। बात समझ रहे हैं? तो मतलब क्या हुआ कि जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे ही रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है? अब देखिए इस हिसाब से इसमें देखिएगा, जब किसी वस्तु पर पृष्ठ का मतलब हुआ क्षेत्रफल, जब किसी वस्तु पर क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण।
ठीक है। और जब किसी वस्तु पर आयतन के अनुदिश आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए ये और इसका क्षेत्रफल हुआ है ना, इस पे प्लस क्यू आवेश दे, पूरे इसके क्षेत्रफल पे क्या आ गया, फैल गया। इस तरह से पूरे क्षेत्रफल पर क्या है, मान के इसका क्षेत्रफल ए है ना, आवेश दिया सर क्यू, आवेश कितना दिया है क्यू, ठीक है। और इसमें बात करते हैं सर, मान के लिए कोई वस्तु है, इसका आयतन है सर भी, आयतन कितना है भी, और इस पर आवेश दिया है प्लस क्यू, आवेश कितना दिया है प्लस क्यू। इस तरह से आवेश पूरा सतह पे क्या हो गया, फैल गया। बात समझ रहे हैं? अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान रूप से वितरण हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल के अनुदिश, क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुदिश आवेशों का एक समान रूप से वितरण हो रहा है, इसलिए इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जबकि आयतन में क्या हो रहा है सर, आयतन के अनुदिश वितरण हो रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ टोटल लंबाई कितना है सर, तो टोटल लंबाई है एल, तो एल लंबाई में मेरे भाई कितना आवेश वितरित हुआ, तो एल लंबाई में वितरित हुआ है क्यू आवेश, ठीक है। तो हमको बताइए एक लंबाई में कितना वितरित होगा, एक लंबाई में हो जाएगा क्यू बटे एल। बात समझ रहे हैं, एक लंबाई में कितना हो जाएगा क्यू बटे एल। अब देखिए एक लंबाई में जो आवेश वितरित होगा इसे कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, क्या कहते हैं इसे, रैखिक आवेश घनत्व। बात समझ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। देखिए तो मतलब क्या, एक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये बोलना अच्छा है, इसको थोड़ा सा सजा के बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व में क्या हो रहा है सर, क्षेत्रफल है ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश वितरित हो रहा है, तो एक क्षेत्रफल पर कितना होगा, एक क्षेत्रफल पर होगा क्यू बटा ए, इसी क्यू बटा ए को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो डिफिनेशन कैसे बोला, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद आते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। तो सर भी आयतन में कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। तो एक आयतन में कितना हो जाएगा, एक आयतन में हो जाएगा सर क्यू बटे भी, एक आयतन में कितना हो जाएगा क्यू बटे भी। तो इसका मतलब हुआ एक आयतन में जो आवेश का वितरण हुआ है ना, एक आयतन में जो आवेश का वितरण हुआ है उसे कहेंगे आयतनीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, आयतनीय आवेश घनत्व, है ना। चलिए अब देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। ये तो हो गया, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये आवेश घनत्व जो है, सॉरी सतत आवेश वितरण जो है, यह तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है सर, ऊपर कीजिए और थोड़ा सा, और बस, पहला है सर रैखिक आवेश वितरण। पहला क्या है, रैखिक आवेश वितरण। तो क्या लिखे है, जब किसी वस्तु पर आवेशों को लंबाई के अनुदिश, किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो ऐसे वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, थोड़ा सा पैरावर्तन करके लिखे हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में, मेरे भाई एक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। कौन है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको जो है लेमडा से दिखाते हैं, मतलब लेमडा बराबर हो जाएगा सर क्यू बटे एल। लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे एल। ये लिखे हैं, कहते हैं इसे लेमडा, यहाँ पे लेमडा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये इस तरह से, ठीक ना, लेमडा से सूचित किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा सर पृष्ठीय आवेश, अच्छा उसमें थोड़ा सा नीचे कीजिए, तो यहाँ पर जो ये वाला फोटो बना लीजिएगा, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लेमडा बराबर क्यू, बस इतना ही आपको लिखना है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल, इसको लिख दीजिएगा और यहाँ पे राइट साइड में फोटो बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, अगला है सर पृष्ठीय आवेश वितरण। अगला क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेशों को एक समान रूप से क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित कर दिया जाए तो ऐसे वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब ऊपर कीजिए थोड़ा सा, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में
आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दिखाते हैं मेरे भाई, सिग्मा इसे लिखना है, ठीक है। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे A, ठीक है। ये फोटो इसमें बनाना, ये वाला फोटो बना लीजिएगा, ठीक है, और ब्रैकेट नीचे लिख दीजिएगा सिग्मा बराबर Q बटे A। हो गया। चलिए अगला देखिए, चलिए अब देखिए आयतनीय आवेश घनत्व। जब किसी वस्तु पर आवेशों को एक समान रूप से आयतन के अनुदिश, किसके अनुदिश, आयतन के अनुदिश वितरित कर दिया जाए तो ऐसे वितरण को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। उसका पैराग्राफ चेक करके लिखे, ऊपर कीजिए थोड़ा सा और ऊपर। हाँ रुकिए। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो, आप यहाँ पे रो लिखा हुआ, ऐसे मत लिखिएगा, है ना, रो इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ रो, तो रो से सूचित करते हैं, तो रो बराबर कितना हो जाएगा Q बटे B, है ना। आप फोटो ये वाला बनाइएगा दाहिना तरफ में, केवल यही लिखिएगा, है ना। यहाँ पे लिखिएगा अर्थात, यहाँ पे लिखे नीचेगा अर्थात रो बराबर Q बटे B, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इसका SI मात्रक पूछ देता है। जैसे पूछेगा रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक, पृष्ठ आवेश घनत्व का SI मात्रक, आयतनीय आवेश घनत्व का SI मात्रक, आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है क्या है, लैम्डा बराबर Q बटा L। Q क्या है सर, Q है आवेश, आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, क्या हो जाएगा कूलम्ब, और लंबाई का मीटर, इसका मतलब हो गया सर, है ना। और रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लैम्डा का SI मात्रक कूलम्ब बटा मीटर या कूलम्ब प्रति मीटर, ठीक है। अब इसका देखिए, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका हो जाएगा सर आवेश है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। चलिए अब इसका देखते हैं, कूलम्ब आवेश रहे तो कूलम्ब दे देंगे, ठीक है। आयतन, आयतन इसका मतलब क्या हुआ, आयतन हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर Q। तो आप स्टार पॉइंट मार के लिख लीजिए, रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और तीसरा लिखिए मेरे भाई, आयतनीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है सर विद्युतीय क्षेत्र क्या है। अगला सवाल क्या है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई आवेश है Q, यहाँ पर कोई आवेश क्या है Q है, ठीक है। तो यह आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बनाएगा, ओरिजिनल नहीं काल्पनिक। यह आवेश अपने चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बनाएगा, जिसके अंदर आप जैसे ही परीक्षण आवेश को लाओगे ना, इस क्षेत्र के अंदर जैसे परीक्षण आवेश को लाओगे तो वह क्या करेगा, परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। अगर ये प्लस Q आवेश है और प्लस Q आवेश है और प्लस आवेश को ही आप ला दिए, ठीक है, तब तो प्लस और प्लस स्वजातीय आवेश हो गया। तो उस स्थिति में यह आवेश उसको धकेलेगा, अर्थात दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस Q आवेश है ना, और इसको माइनस Q0 आवेश को ला दिए तो आवेश क्या हो गया, विजातीय हो गया। तो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, मतलब दोनों स्थिति में बल कार्य करेगा। अगर बल कार्य कर रहा तो ऐसे क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इस आवेश का क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। अब हम बोल के सुनाते हैं। जब किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। आप समझ रहे हैं। देखिए ये लिखे हैं, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब एक चीज इसमें और समझिए, जैसे मान के चलिए परीक्षण आवेश कितना है Q0 और यहाँ आवेश कितना है Q।
इस परीक्षण आवेश को हम ला दिए किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर ला दिए। किस पर ला दिए? ए पर। तो इसका मतलब वही आवेश जो है अगर इसके विद्युतीय क्षेत्र में लाए हैं तो यह आवेश निश्चित रूप से उस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो बल मान के चलिए एफ लगा रहा। कितना बल लगा रहा? यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर एफ बल लगा रहा। ठीक है, और परीक्षण आवेश कितना? तो परीक्षण आवेश का परिमाण है सर Q0। कितना है? Q0। परीक्षण आवेश का परिमाण कितना? Q0 के अनुपात को मेरे भाई, के अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। बात समझ रहे हैं? अब अगर कोई पूछेगा आपको विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या, देखिए अगला सवाल है सर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखें। तो सुनिए परिभाषा, जब किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कौन बिंदु पर? ए बिंदु पर, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश टेस्ट आवेश को, टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो उस बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल F, लगने वाला विद्युतीय बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के परिमाण के अनुपात को, बटे में क्या हुआ? अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए यही बात लिखे हैं, जब किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उस बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल, इसको बल लेकर इसको बल बना दीजिएगा, विद्युतीय बल F तथा परीक्षण आवेश के बगल में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा Q0। ठीक है, के अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लेकिन सवाल में सर इसका SI मात्रक भी पूछा था। देखिए तो E बराबर क्या निकल गया? E बराबर निकल गया सर F बटे Q0। F बटे क्या निकल गया? Q0। अब E को E रहने दीजिए। ठीक है, F क्या है सर? F है विद्युतीय बल। तो इसका मतलब बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बात समझ रहे हैं? उसका नीचे क्या है? Q0। Q0 क्या है? Q0 है सर परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश रहे या कोई भी आवेश है तो आवेश ही है ना, तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है सर कूलम। इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है। ठीक है, इसको अगर लिखिएगा और सजा के कैसे लिखिएगा? न्यूटन लिख दीजिएगा, है ना। कूलम पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जाएगा कितना? कूलम पर पावर -1, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ रहे हैं? चलिए यही बात लिखे हैं सर, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है ना। चलिए आज तक है, आज यहीं तक रखेंगे, है ना। हमको लग रहा 8 सवाल हो गया, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।